हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत 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 ही अमेजिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के मेन लीड से होती है जिसका नाम है लूजी। लूजी अपने असिस्टेंट्स के साथ एक गांव में जा रहा होता है। अब इसने एक खुफिया प्लानिंग करके रखी होती है। वैसे तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है गांव में, ये तो जस्ट एक एक्टर बन के ही जा रहा था। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। अब यहीं पे ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है, लिन, जो कि कुछ बच्चों के साथ मिलके एक गिटार बजा रही होती है। और जैसे ही हमारे हीरो की नज़र लिन पे पड़ती है तो ऐसे मानो इसे उससे फर्स्ट साइट लव ही हो गया हो। इवन के ड्राइवर जो कि हमारे बॉस का असिस्टेंट होता है, वो भी अपनी नज़रें उससे नहीं हटा पाता। वो होती ही इतनी सुंदर है और इसी बीच ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और यही एक्सीडेंट लिन ने भी देख लिया था और दूसरे गांव वालों ने भी। वो भाग के अब उन्हें देखने के लिए जाते हैं। ये तो शुक्र है कि इनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब सारे ही इसे कोई डांट रहे होते हैं मोटू को कि तुम्हारी वजह से ही ये हुआ है। कभी तो अपनी नज़रों को सामने रखा करो, हमेशा ही खूबसूरत औरतों को देखते रहते हो। अब जैसे ही वो जोर से चिल्लाता है कि एक सांप है इधर, हमारा हीरो तो बेचारा डर ही गया था। इवन के सांप के काटने की वजह से वो तो बेहोश ही हो जाता है। एंड इसी के साथ ये सीन खत्म। अब हमें एक मंथ पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे के सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। अब किसी प्रोजेक्ट को लेके ही बहस कर रहे होते हैं कि उसमें हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इवन कि उस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। यहीं पे हमारे हीरो लूजी के पापा भी बैठे होते हैं जो कि सबको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस मुझे 1 महीना दे दो, मैं ज़रूर इस प्रोजेक्ट पे काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और टेंशन की वजह से तो इनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अब सारे ही परेशान हो गए थे कि आपको क्या हुआ है। वेल नेक्स्ट चेयरमैन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ पे एक और लड़की आती है चियान, जिसे कि उनके बारे में पता चल गया था। वो उनके राइवल ग्रुप की सीईओ होती है और स्पेशली के चेयरमैन को हॉस्पिटल में देखने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पे इन मैडम के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे होते। इसे पता था कि वैसे आजकल इनकी कंपनी में क्या चल रहा है। वो तो एक आदमी से कोऑपरेट करने की बात करती है कि अगर जो मैं कहती हूँ आप वही करते हैं, आप लोगों की कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जो कि नेक्स्ट पर्सन होता है वो भी इसका कहा मान लेता है कि ठीक है, मैं आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट डे हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है कि जो अभी अभी ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना वापस आया था और बाहरी सारे रिपोर्टर्स इसका वेलकम करते हैं। ये तो अच्छे से जान गया था कि इन रिपोर्टर्स को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अंकल ही होगा। बाकी जो कि कंपनी में हालात चल रहे थे वो तो हमारा हीरो बहुत ही अच्छे से समझता है। ये भी जानता है कि ये सारा कुछ अंकल ही करवा रहा होगा और इसका कज़न ही, वो तो हमेशा ही इसके पापा और इसके खिलाफ ही रहे हैं। अब ये यहाँ पे अपने पापा की जगह पे वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट संभालने वाला था कि बस मुझे कुछ टाइम दिया जाए और ये गांव जाके उन गांव वालों को ज़रूर मना लेगा कि वो उस प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीनें इनको दे दे। और यहीं पे इसके कज़न को भी दिखाया जाता है जो कि इसको देखते ही अपनी बाहें फैलाता है, लेकिन ये कोई ख़ास भाव नहीं देता अपने कज़न को। वैसे भी ये जानता है कि कैसे हमेशा इनके कामों में टांग अड़ाने के लिए वो अव्वल रहा है और चालबाजियां तो करता ही रहता है कि ये रास्ते से और चार इसके पापा भी और इसके बाद इसके पापा और इसका कज़न इनकी कंपनी को संभाल ले। यही सब कुछ जानते हुए वो कभी भी इसके क्लोज नहीं गया। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक मास्क वाला पर्सन किसी गुंडे से मिल रहा होता है, उसे पैसे काफ़ी सारे देता है कि जो काम मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो काम हर हाल में हो जाना चाहिए। और वो भी अश्योर करवाता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, इतनी क्लीनली से करूँगा ना कि किसी को कुछ खबर ही नहीं होगी। अब वो क्या काम है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। अब फिर दिखाया जाता है 1 महीने बाद कि इसे होश आ गया था जो कि सांप ने काटा हुआ था। लिन ने मेडिसिन लगा दी थी। अब जैसे ही वो आती है फौरन से खुद को कवर करने की कोशिश करता है, काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा था। अब ये समझ रहा होता है कि जैसे कि इसके कपड़े और लिन ने ही उतारे हैं एंड मेडिसिन भी उसने लगाई है। वो कह देती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया।
यहाँ पे वो उसके लिए मेडिसिन लेके आई होती है, जो कि असिस्टेंट को पकड़ा देती है कि आप इसे लगा दो, और वो लगाते उसे इतना दर्द होता है कि उसने तो ज़ोर से अपने असिस्टेंट को ही बाइट कर लिया था बेचारा, अब और क्या ही करता। खैर लिन के घर से वापस आ जाता है। अब इसे इसके रूम में ही दिखाया जाता है, जो कि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हमें उसी गुंडे को दिखाया जाता है जो कि इसी गांव में पहुंच आया था। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ज़रूर लूजी के कज़न ने उसे मारने के लिए इस बंदे को हायर किया होगा, और वो अपना काम ख़त्म करने के लिए ये गांव में आया था। ये भी अगले दिन सैर सपाटा कर रहे होते हैं, सारे गांव की जांच पड़ताल करने में बिजी, और अपने असिस्टेंट को कहता है कि ड्रोन कैमरा ज़रा ऊपर भी फैलाओ, क्योंकि हमें सबको ये दिखाना है कि ये कितना बड़ा है और यहाँ पे कितनी हरियाली है। हमारा प्रोजेक्ट तो ज़रूर काम आएगा, बस एक दफ़ा ये गांव वाले मान जाए, हम अपना रिजोर्ट यहीं पे बनाएंगे। जो शरारती बच्चे होते हैं वो इनका ड्रोन कैमरा नीचे गिरा देते हैं, और इसके बाद इन्हें उन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया। अब पता चलता है कि इनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि लिनी है। वो इनको यहाँ से भगा देती है और उनसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि इनकी वजह से आपको नुकसान हुआ। हमारे हीरो कह देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। पहले तो वो समझ रहा था कि शायद ये इन बच्चों की माँ है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि नहीं ये तो उनकी टीचर है, तो अब वो खुश हो जाता है कि चलो इस अच्छा ही हुआ। खैर ये लोग तो अब वहाँ से चले ही गए थे। अब इसे कमरे में वापस दिखाया जाता है, जिस मिशन के तहत के ये आए होते हैं, अपना काम जारी ही रखते हैं। फिर शूटिंग के बहाने से ये टी गार्डन को देख रहे होते हैं, क्योंकि इसी जगह पे इन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी तो स्टार्ट करना था। अचानक ही इनकी मुलाकात लिन से भी हो जाती है। अब उसको देखते ही फौरन से ये ऐसे नाटक करना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि शूटिंग के लिए आए थे। अब लिन कह देती है कि चलो मैं आपको ये सारा टी गार्डन घुमा देती हूँ, आपको अच्छी अच्छी जगह मिल जाएंगी। वो टी गार्डन दिखाने के बहाने से ये भी बताती है कि यहाँ पे जो टीज़ वगैरह बनाई जाती हैं वो कहीं और नहीं मिलती, और इसे तो खैर गांव की काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल होती ही है। दोनों अभी इसी बात को लेके डिस्कशन कर रहे थे कि असिस्टेंट भागा भागा आता है कि जल्दी से आइए आपको कुछ दिखाना है। ये देखते हैं कि एक बोर्ड लगा होता है, और वो भी होता है जिंडू ग्रुप का, जहाँ का CEO हमारा हीरो है। इन लोगों ने तो यही लिखा हुआ था कि यहाँ पे उस ग्रुप का नाम भी ना लिया जाए, और इसे काफ़ी हैरानगी होती है कि ये लोग आखिर को जिंडू ग्रुप से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। इवन के लिन भी वो भी कह देती है कि जो कोई भी यहाँ पे जिंडू ग्रुप का नाम भी लेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है कि हम क्या करेंगे। अब ज़मीनों के हवाले से तो कैसे बात कर सकते हैं हम। अब जिन मिस्टर ली का ये टी गार्डन होता है वो दूर से खड़े इन्हें देख रहे थे। अब उनकी नज़र कमज़ोर होती है तो समझते हैं कि शायद कुछ बच्चे इनके टी गार्डन को ख़राब कर रहे हैं। वो फ़ौरन से ही आके पानी वाले पाइप से इन पे अटैक कर देते हैं। जल्द ही अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें गलत फहमी हुई है। अब ये बोर्ड मिस्टर ली से मांग लेते हैं कि इसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, हमें शूटिंग के लिए इसकी ज़रूरत है। वो फ़ौरन से इन्हें थमा देते हैं। अब जैसे उन्हें पैसे मिलते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो बाद में फिर लिन से भी माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं चला था, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता। ये तो अपने रूम में आके इस बोर्ड की धज्जियाँ उड़ा देते हैं कि ये क्या बात हुई कि जिंडू ग्रुप को इन्होंने अपने गांव से आने से इनकार कर दिया कि कोई यहाँ पे उसका नाम भी नहीं ले सकता। इस तरह से तो मैं कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। अब सारे गांव के लोग इनके ही जहाँ पे ये रुके हुए होते हैं बाहर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें मिस्टर ली ने बताया कि आपको अपनी शूटिंग के लिए इन बोर्ड्स की ज़रूरत है, इसके बदले में तो आप पैसे भी दे रहे हैं, क्या हमें भी देंगे। अब वो इनको ऑर्डर दे देता है कि हाँ इनसे ले लो और इनको पैसे दे दो। अब इधर ही हमें इनकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे के सारे ही परेशान थे कि अब क्या बनेगा। उस रिजोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से तो हम कंगाल होके रह गए हैं, चेयरमैन भी बीमार है, अब हम क्या ही करेंगे। इनके पास तो कोई और चॉइस बची ही नहीं थी कि इस तरह से तो हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होके रह जाएगी। अब फिर लूजी के अंकल एंड उसका जो कज़न होता है वो सबको यही बताते हैं कि हमने, जो कि इनका राइवल ग्रुप होता है एंड जिसकी के CEO चुआन थी, कि उनके साथ हमने कोऑपरेट कर लिया, बस बदले में हमें उन्हें अपनी कंपनी में से 20% शेयर्स देने हैं और कुछ नहीं। वैसे भी जो कि हमारी कंपनी के इतने बुरे हालात हैं, इसके लिए तो ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जैसे तैसे करके उन्होंने इन बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर ही लिया था वो ज़रूर इनका साथ देंगे। और यहाँ पे तो कज़न बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है, और ये लोग इधर प्लानिंग बना रहे होते हैं कि क्यों ना
हम इस विलेज को ये कह के मशहूर कर देंगे ये तो हॉन्टिंग है वगैरह वगैरह, सारे विलेजर्स परेशान होकर भाग जाएंगे और पीछे से आसानी से उनकी ज़मीनें हमारी होंगी और हम अपना रिजॉर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब जैसे तैसे करके इन्होंने गांव वालों को डरा के भगाना था और सोच रहे होते हैं कि अब हम करें तो करें क्या। और वैसे भी अगर शराफत से जाके उन्हें कहा भी सही कि हमारे साथ कोऑपरेट कर ले या अपनी ज़मीनें हमें दे दें, उन्होंने कौन सा मान जाना है। अब जैसे ही ऊपर से लिन आती है तो फ़ौरन से ही ये जो कि अभी प्लानिंग कर रहे थे उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वो तो इसके लिए टी लिए पी रही होती है कि अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप खुश होंगे। और यहाँ पे इसी के मोबाइल के थ्रू ही इसे मालूम होता है कि कैसे अब इसके अंकल ने क्या फ़ैसला किया है कि जो इनकी राइवल कंपनी है वो 20% शेयर्स उनके नाम करने वाले हैं। ऐसा कभी ये होने दे नहीं सकता था। सो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फ़ौरन से ही ये चौहान से मिलने के लिए पहुंच जाता है, उससे बात करने के लिए। और जिस तरह के चौहान इसे देख रही होती है, फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, साफ पता चलता है कि वो इसे पसंद करने लगी है। अरे उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता, वो तो जस्ट अपनी फ़ायदे की बात करने आया था। यही कहता है कि मुझे पता चला है कि कैसे तुमने मेरे अंकल के साथ कोऑपरेशन करने की कोशिश किया। वेल मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, अगर मैं वाकई में वो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट पे काम ना कर पाया तो बेशक उसके बाद जैसा तुमने कहा वैसे ही करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। और इस बात से वो खुश हो जाती है कि चलो अच्छी ही बात है। फ़िलहाल तो जो कि ये 20% शेयर्स खरीदने वाली थी, इसका ये प्लान कैंसिल हो जाता है। इधर ही हमें अब इसके कज़न को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पुराना आदमी था, जो कि चेयरमैन के तहत काम करता था, उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा होता है। और वो साहब भी ऐसे होते हैं कि मान ही जाते हैं। वैसे भी आजकल पैसों से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहा होता है। फिर हमें उसे गुंडे को दिखाया जाता है जो कि लूजी को मारने के लिए उसके रूम में आ गया था। वो तो शहर गया हुआ था, पीछे से इसका काम आसान। इसने दरवाजे के पास ही एक नोकीली सी डोर लगानी थी कि जैसे ही वो एंटर होगा ये उसके गले में फंस जाएगी और इस तरह से फ़ौरन ही उसकी डेथ हो जानी है और किसी को खबर भी नहीं होगी। अब जैसे ये लगाने की कोशिश कर रहा होता है तो एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ गई थी। वह उसके बुलाने पे इसका निशाना चूक जाता है। इवन के इस गुंडे को खुद को चोट लग गई थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। मीन के जिस काम से आया था वो तो इसका काम हुआ ही नहीं। फिर हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे कि मोटू उसे तैयार कर रहा होता है। उसका मेकअप वगैरह के कैसे इसकी लुक बहुत ही हॉरर सी आनी चाहिए ताकि सारे गांव वाले ये देख के यहाँ से भाग ही जाएं। इन्होंने कुछ शूटिंग करने के लिए जंगल वाली साइड पे भी आना ही था। अब पीछे से जैसे ही अब एक असिस्टेंट की नज़र पड़ती है कि ओह नो, ये तो खुले बालों वाला कोई घोस्ट ही लग रहा है। एक ग्रैंडमा होती हैं, उसे देख के बेचारा डर के मारे बहुत ही घबरा जाता है। इवन का ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो एक्टिंग रियल की कर रहा है। ये देख के मोटू खुश हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही पीछे से देखता है कि ये क्या खुले बालों वाला घोस्ट, ओह नो अब क्या करूं। वो तो अब अपने साथी को उधर ही छोड़ता हुआ भाग के पहुंचता है बॉस के पास और उसे सारी बात का बता देता है कि कैसे वाकई में इस विलेज में एक घोस्ट फिर रहा है। अब जो भी था, इन्होंने अपने साथी की जान तो बचानी ही थी। जैसे उसे लेने के लिए आते हैं, अब तो इनका डर के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब मोटू तो वहाँ से भाग गया था, पीछे से हमारा हीरो रह जाता है और वो ग्रैंड माँ इसे अपना बेटा कह के ही बुलाने लगी थी। अब तो इसकी दौड़े होती हैं। ये तो बेचारा घबराहट के मारे लिन के घर की तरफ दौड़ लगाता है, जो कि उसने अभी डोर ओपन ही किया था। अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और बस इसी तरह से ही दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। यहाँ पर लिन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। इवन कि मिस्टर ली ने भी इन दोनों को देख लिया था एंड वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए चले जाते हैं। लिन तो लूजी को जोर का थप्पड़ मार देती है कि आप इधर क्या कर रहे थे। वेल वो आगे से कहता है कि मैं तो बस आपसे टी लेने के लिए आया था और कोई बात नहीं थी। एंड देन इससे पूछने लगता है कि क्या ये विलेज हॉन्टेड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ग्रैंड माँ को देखा था जिसके के लंबे लंबे बाल थे और खुले हुए थे। उसी से डर के मारे ही तो इधर आए थे। ये सोच में पड़ जाती है एंड देन स्माइल करके उसे बताने लगी थी कि अरे वो कोई घोस्ट नहीं है और ना ही हमारा विलेज हॉन्टेड है। उन ग्रैंड माँ की तो बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने अपने पति को खो दिया था एंड देन उनका एक ही बेटा था जिसका भी एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अगर वो ज़िंदा होता तो तकरीबन वो आपकी एज का ही होता। अब इसे समझ आ जाती है कि अच्छा तो इसलिए वो ग्रैंड माँ मुझे अपना बेटा कह के बुला रही थी।
ये तो उन्हें गोस्ट ही समझ बैठा था। अभी इनके बीच इसी बात को लेकर डिस्कशन चल रही होती है कि तभी इसके दोनों असिस्टेंट पहुंच आए थे। तो ये उनसे एक्सक्यूज करता हुआ सीधा घर पे आ जाता है। बेचारे एक असिस्टेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। अब जो भी छोटी सी मिनी सीरीज़ इन्होंने बनाई थी, ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, देखना कि कैसे सारे लोग इस विलेज में कदम भी नहीं रखेंगे और इस तरह से जो कि हमारा मिशन है कामयाब हो ही जाएगा। ये गांव वाले तंग आ जाएंगे एंड देन फिर अपनी ज़मीनें हमें बेच ही देंगे। सो इसने वो वाली सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। अगले दिन तो गांव में काफ़ी सारे ही विजिटर्स आए हुए थे। वो स्पेशली इस हॉन्टेड विलेज को ही देखने आए होते हैं। मीन के इनका मिशन तो एकदम फेल हो चुका था। उल्टा इन लोगों ने तो उनके गांव की प्रमोशन ही कर दी थी। अब तो उनका गांव और ज़्यादा फेमस हो गया होता है। अब जो कि इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट इन विलेजर्स के सामने रख दिया था कि जिंडू ग्रुप चाहता है कि वो मतलब हमारे इस विलेज को यूटिलाइज़ करें, और ये सुन के सारे गांव वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही सारी बातें वो लिन से डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है। लिन ही इस गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी, तो यही कहती है कि नहीं, ये हमारे आबा व अजदाद का, इतनी मेहनत से उन्होंने टी गार्डन वगैरह उगाया, सारा कुछ किया, और हम इतनी आसानी से जिंडू ग्रुप को सेल कर दें, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। मीन के वो फुल जिंडू ग्रुप के अगेंस्ट होती है, और ये सुन के सारा उसका साथ देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ ही हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जिसमें के लूजी का कज़न लुई मौजूद था। उसने तो पल पल की खबर रखी ही होती है कि इस वक्त तो गांव में क्या चल रहा है। इधर ये सारे अपने बॉस को बता देते हैं कि कैसे लिन ने सबको मना कर दिया है कि वो अपनी ज़मीनें हमें बिल्कुल नहीं बेचेंगे। इससे बेहतर यही नहीं है कि आप पहले लिन को कन्विंस कर लें अपने चार्म से, इसके बाद तो ऑटोमेटिकली उसने सारे गांव वालों को मना ही लेना। अब ये तो सोचने पे मजबूरी हो गया था कि मैं उसे कैसे राज़ी कर सकता हूँ। इन्होंने तो उन्हें बहुत ही अच्छा मशवरा दे दिया था कि उसके साथ घुले मिले टाइम स्पेंड करें, उसके दिल में अपनी जगह बनाएं। अब उनके कहने के अकॉर्डिंग अगले दिन ही पहुंचा होता है लिन के घर के बाहर। ये तो उसे बेस्ट ऑफ लक की कह रहे होते हैं। यहाँ पे इसने उसे खुद के साथ इनवाइट कर लिया था कि मैं पूरे गांव को विज़िट करना चाहता हूँ, क्या मेरी हेल्प करोगी। वो मान जाती है एंड देन ये उन्हें फिर कहता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि ये लिन के साथ ही अब पूरे गांव को ही घूम रहा था, और इमन के चुपके से वो तो इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेता है। यहाँ पे हमें फील होता है कि जैसे हो ना हो लूजी लिन को पसंद करने लगा। ये दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जैसे ही शाम को घर वापस लौटते हैं तो आगे से कुछ लोगों ने तो लिन के घर के बाहर बहुत ज़्यादा ही थरथली मचाई हुई थी। उन्होंने उसकी चीज़ों को ही ख़राब करके रख दिया था और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यहाँ पे लूजी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, वो कहाँ मानने वाले होते हैं। इवन के इसने तो कुछ गुंडों की अच्छी खासी पिटाई भी कर दी थी, और वो तो उल्टा इसी पे अटैक कर देते हैं। इसे तो काफ़ी सारी चोट लग गई थी। ऊपर से फिर गांव के लोग एंड बॉस के असिस्टेंट भी पहुंच आए थे। अब उन्होंने इन गुंडों को तो वहां से भगा दिया था, और जो कि लिन को बचाने के चक्कर में लूजी को चोट लगी होती है। ये फौरन से उसकी मरहम पट्टी कर देती है एंड साथ ही साथ अपोलोजाइज भी करने लगी थी कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो कह देता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग कौन थे। अब ये उन्हें बता देती है कि वो कुछ डेप्टर्स ही थे। इसने उनसे मनी ली थी एक स्कूल चलाने के लिए, ताकि उस स्कूल का फ्यूचर बने, बच्चे फ्यूचर में कुछ कर पाएँ, वरना कि इनके गांव में तो ये फैसिलिटी थी ही नहीं। तो इस वजह से अब पैसे नहीं उनको चुका पाई थी, और उन्होंने ऐसे ही उधम मचा के रखा ही हुआ था। और अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताने लगती है। इसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हो गई थी कि उनके साथ ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। अब सारी बातें तो इसने उसे बता दी थी कि इसका क्या ड्रीम है। ये गांव में एक स्कूल ओपन करना चाहती है, जो कि शायद इसे नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन ये भी हार नहीं मानने वाली थी। उसकी बातें सुन के अब ये भी उसे अपनी स्टोरी बताने लगा था कि कैसे इसकी मॉम की डेथ जल्दी हो गई थी। इसके पापा ही थे जो कि हमेशा इस पर ऑर्डर चलाते रहते थे, कभी भी उन्होंने इसे बाप का प्यार नहीं दिया था। ये अब्रॉड स्टडी करने के लिए चला गया एंड रिसेंटली वापस आया। इसके पापा को तो इसकी कोई चिंता है ही नहीं। इसने भी काफ़ी सारी मुश्किलात को फेस किया है। ये सारी बातें सुन के इसे भी दुख होता है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे बिल्कुल इसका भी यही हाल ही है। अब ये तो यहाँ पे उसे तसल्ली ही देने लगी थी कि कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ ना आपके साथ।
इधर ही हमें दिखाया जाता है कि लुई इन मैडम को चियान बाईची को उसके बर्थडे पे एक फ्लावर बुके देने के लिए आया था एंड साथ में उसके एक फेवर भी मांगता है। वो क्या है हमें आगे चल कर ही पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में ही हमें लूजी को शहर में ही दिखाया जाता है जो कि एक गुंडे से मिलने के लिए आया था। वो तो इसे देख के काफ़ी खुश होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने पहले ही मुझे बता देना था। ये उसे कोई ख़ास भाव नहीं देता। वो रीज़न पूछ रहा होता है कि आखिर क्या वजह बनी है कि आप खुद चल के हमसे मिलने के लिए आए हैं। ये उसके एक आदमी को बुलाने के लिए कहता है एंड नेक्स्ट सीन में वो वहाँ पे मौजूद होता है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है जिसने के लिन ने जिसके पैसे देने हैं। अब इसे देखते ही कहने लगा था कि अरे आप उस दिन थे, मुझे तो पता ही नहीं चला, सॉरी, माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। अब जो इन साहब ने उनके साथ किया था उसके लिए अपोलोजाइज कर रहा होता है, लेकिन ये कहाँ उसे माफ़ करने वाला था। पूछ लेते हैं कि उसने तुमसे कितना कर्ज वगैरह लिया हुआ था, जो कि आगे से बता देता है। कहता भी है कि नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी इसके बार बार पूछने पे उसे बताना ही पड़ गया था। अब इसने उल्टा डबल मनी उसे ट्रांसफ़र कर दी थी कि आइंदा के बाद लिन को ज़रा भी परेशान मत करना। अभी वहीं पे ही बैठे होते हैं कि अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और आगे से सुन के काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गया था। नेक्स्ट दिखाया जाता है इसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कि वो तीनों स्टूडेंट्स जो कि लिन के थे मौजूद होते हैं और इसे देखते ही रोने लग गए थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसे पता चलता है कि कैसे अचानक ही लिन की तबीयत ख़राब हो गई थी। ये तो शुक्र है कि इसका नंबर उनके मोबाइल में था, तभी उन्होंने फ़ौरन से कॉल करके इसे बुला लिया। ये तो इन बच्चों से भी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन बच्चों को इसलिए शहर में लेके आई थी क्योंकि इनका कोई आर्ट कंपटीशन होने वाला था और ये उन्हें एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी। और इस काम में तो हमारा हीरो उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। ये मिस्टर शेन को कॉल मिलाता है एंड बच्चों को कुछ सिखाने का ही बोलने लगा था, जो कि फ़ौरन से कह देते हैं कि आप उनको लेके आना, मैं समझा दूँगा। और बाद में बैठे बैठे ये उसे बता देते हैं कि कैसे तुम्हारे ही मोबाइल पे पहला नंबर मेरा था, इसलिए मुझे ये डॉक्टर ने कॉल करके बुला लिया। इसे जो भी इलनेस थी हमारे हीरो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान दिख रहा होता है, लेकिन क्या ही करता। ये उसे कह देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे उसे बताने लगा था कि हमने मिस्टर शेन के पास जाना है बच्चों को लेके, वो कुछ पेंटिंग्स के हवाले से इन्हें सिखा देंगे। ये खुश हो जाती है कि चलो ठीक, हम मिलकर चलेंगे, वैसे भी मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हूँ। अचानक इसकी कंडीशन ख़राब तो होती है, जब बच्चे परेशान होते हैं तो उन्हें कह देती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें मिस्टर शेन के पास ही दिखाया जाता है। आर्यो से मिसिस लिन से इंट्रोड्यूस करवा देता है। वो भी हैप्पी ही लग रहे थे, बच्चों को सिखा के उन्हें तो डबल खुशी मिलती है। अचानक जैसे ही इसका हाथ इसके हाथ से टच होता है ये तो ब्लश करने लगी थी। दूसरी साइड ही हमें इसके दोनों असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि एक अभी वॉशरूम में था, दूसरे का भी पेट खराब होता है। वो जल्दी में अपने बॉस वाले कमरे में चला जाता है। अचानक ही उसकी नज़र एक सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती है कि ये किसने लगाया। बॉस खुद पे नज़र रखने के लिए तो इसे नहीं लगवा सकते हैं। ये अपने साथी को बुला के लाता है एंड दोनों यही डिस्कशन करने लगे थे कि अब हम क्या करें। कुछ देखने पे इन्हें मालूम हो ही जाता है कि ये तो कहीं पास वाले रूम में ही इसके सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसने भी लगाया वो यहीं पे मौजूद होगा, हमें जाके देखना चाहिए। इधर ही इस गुंडे को इसके बॉस लुई की कॉल आ जाती है, सो इसे इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। ये भी चुपके से उसी गुंडे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पे के काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें छोटे छोटे कैमरास मिल ही गए थे। अब आखिर को उसने बॉस के रूम में ये क्यों इंस्टॉल किए, इन्हें फिक्र हो रही होती है कि कोई तो दुश्मन है जो कि यहाँ पे मौजूद है, हमें बॉस को बताना चाहिए। एंड फ़ौरन से कॉल करके उन्हें बता भी देते हैं। अब हमें लूजी को ऑफिस में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे एक असिस्टेंट एक प्रोजेक्ट पे साइन करवाने के लिए पहुंची हुई थी। वो तो यही कहती हैं कि अगले महीने हो सकता है कि लॉन्ग चुआन ग्रुप उनके जिसके CEO बाईची है वो हमारी कंपनी में ही मूव कर जाए। इसे टेंशन हो रही होती है कि इधर क्या सब कुछ चल रहा है। वो फ़ौरन से ही अब कॉल मिलाता है अंकल को। अब अंकल तो यही कहने लगे थे कि जैसे कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स बाय कर रही है, इससे तो साफ अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी कंपनी जल्दी शट डाउन हो जाएगी। तो बेहतर यही नहीं है कि एक दफ़ा वो हमारी कंपनी में मूव कर जाए और हम उसके साथ कोऑपरेशन कर लें, तो यही बेहतर रहेगा, वरना के हमारे लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। ये अब उनकी बात मान लेता है। अचानक ही इसे मैसेज मिल गया था लिन का, सो ये एक्सक्यूज़ करता हो फ़ौरन से घर पे पहुंचता है। यहाँ पर तो लिन के लिए एक अपार्टमेंट तक का अरेंज कर दिया था इसने।
मिस्टर ली इन दोनों से मुलाकात करने के लिए आए थे। वो इन्हें एक चैरिटी इवेंट का बता रहे होते हैं कि वहाँ पे अगर हमने अपनी टी को प्रोमोट कर दिया तो इस तरह से देखना कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये तो फ़ौरन से एग्री करती है कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। ये तो मिस्टर ली को तैयारी करने लगी थी कि आप इस चैरिटी इवेंट में चले जाना। ये हैरान होकर बस मिस्टर ली को ही देख रहा होता है कि ये कैसे लग रहा है। अब अचानक जैसे ये कहते हैं कि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है, तो फ़ौरन से मिस्टर ली बोलने लगे थे कि हाँ ठीक है, मैंने सही, लेकिन तुम तो मेरी जगह पे जा सकते हो ना। अब जैसे ही वो कुछ अच्छी सी ड्रेसिंग करके आता है तो सारे ही उसे देखने लग गए थे कि हाँ अब लग रहे हो ना कि रिच मैन, अब तुम्हें हमारी टी को प्रमोट करने के लिए चैरिटी इवेंट में जाओगे। इधर ही इन अंकल साहब को ही दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को भी फोर्स कर रहे होते हैं कि आज का इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुमने तो ज़रूर ही जाना। बाकी सबको भी पता चलना चाहिए कि ना सिर्फ लूजी बल्कि तुम्हारा भी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम है एंड अपना नाम बनाओ। अब इसे भी मजबूरी में पापा को हाँ करनी ही पड़ गई थी। अब मेन मसला तो यही होता है कि टिकट्स कहाँ से लेके आए। उन्होंने ये काम अब लूजी के ज़िम्मे ही लगा दिया था और पूछ रहे होते हैं कि क्या बना, टिकट्स मिली कि नहीं मिली। पहले तो वो सैड सा फेस बनाता है और फिर फ़ौरन से ही टिकट्स इनको दिखाने लग गया था, लेकिन इनके पास 3 की बजाय 2 ही होती हैं कि मैं तो बस इन्हीं का ही अरेंज कर पाया। अब फ़ौरन से ही अंकल कह देते हैं कि नहीं नहीं, मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बल्कि मेरी जगह पे आप दोनों ही चले जाना तो यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो अपने गांव ही चले जाऊंगा। खैर ये दोनों खुशी खुशी शॉपिंग वगैरह करके आ जाते हैं कि उस इवेंट में हमने कौन सी ड्रेसिंग वगैरह करके जानी है। ये तो एक ड्रामा ही देखने बैठ गई थी। इसे भी साथ में दिखाती है कि हम जब इतने अच्छे इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उनके साथ ड्रिंक वगैरह कैसे पीनी है, कैसे बातचीत करनी है, वो सारा कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक ड्रामे के थ्रू ही। अब अचानक ही ड्रामे में किसिंग सीन आ जाता है और ये देख के बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगी थी एंड शर्मिंदा भी होती है। अब जैसे उसे बंद करने की कोशिश करती है, ये फ़ौरन से उसे मना कर देता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और वो तो इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गया था एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तो लिन को किस करना स्टार्ट कर देता है और ये भी मना नहीं करती, जिस तरह से कि हमें पता चल जाता है कि ना सिर्फ ये बल्कि लिन भी इसे पसंद करने लगी है। नेक्स्ट हमें रात को इन दोनों को उसी चैरिटी इवेंट में ही दिखाया जाता है। दोनों की एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। अब यहाँ पे इसे तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा था कि वैसे मैंने क्या करना है, तो ये कह देता है कि कुछ नहीं, जो भी अच्छा अच्छा मिलता है तुम खाती रहो, बाकी सारा कुछ मैं खुद ही संभाल लूँगा। अब जो भी इधर क्लाइंट्स वगैरह आए हुए होते हैं, ये इसी टी को प्रमोट करने लग गया था। अब सारे ही तो मिस्टर लू जी को जानते होते हैं तो वो इसका बात मान लेते हैं और ये दूर खड़ी देख देख के स्माइल कर रही होती है कि वैसे मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने काम का भी बंदा निकलेगा। इधर ही हमें उस नमूने गुंडे को भी दिखाया जाता है जिसकी की नजरें लूजी पे ही थी कि आज तो मैं इसे पक्का सबक सिखा के रहूँगा। इधर ये भी शहर जाने का सोच रहे होते हैं कि कब से अब बॉस को ट्राई कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो पिक नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम चले जाएं इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान ही पहुंचा दे। इस इवेंट का आगाज़ हो चुका था। अब फर्स्ट बिडिंग के लिए जिस चीज़ को लाया जाता है, अब ये गुंडा जो कि यहाँ पे मारने के लिए जा रहा था लूजी को, इससे वो टूट जाती है और ये देख के तो इधर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था कि इसने जानबूझ के किया, इसके बदले में उसे कुछ तो देना पड़ेगा। अब जैसे ही लूजी की उस गुंडे पे नज़र पड़ती है, ये सोचने लगा था कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, कहाँ पे देखा है, बस वही मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो तो यही कहने लगे थे कि अभी अभी जो नुकसान किया है तुमने, उसके बदले में तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे, जो कि इस गुंडे के पास बिल्कुल नहीं होते हैं। वो इसके नंबर से कॉल मिलाते हैं और पहला नंबर ही निकलता है लुई का। वो इसे कहते हैं कि कैसे तुम्हारे आदमी ने नुकसान कर दिया और उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और उस इवेंट का भी बता देते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं निकला। अब इसकी शामत तो इनके हाथों आई ही होती है कि इतनी आसानी से तो ये उसे नहीं जाने दे सकते थे। नेक्स्ट ये बिडिंग के तौर पे एक प्रिंटिंग लाई जाती है जो कि मिस्टर शेन की ही थी और उसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड पे इस बिडिंग को ख़त्म करने के लिए ऊपर से लुई की एंट्री हो गई थी। एक तरह से वो इधर सबको इम्प्रेस कर देते हैं कि जिस कीमत पे कोई भी लेने को तैयार नहीं था, उसने लेने के लिए हमें भर ली थी। यहाँ पे तो सारे ही अब इसको जान ही चुके होते हैं। अब जैसे ही पता चलता है लिन को कि ये जिंडू ग्रुप का ही बंदा है, तो वो फ़ौरन से उससे बात करने के लिए आ जाती है एंड बताने भी लगी थी कि ये किस विलेज से बिलोंग करती है।
अब वो फ़ौरन से इसके हाथ में जो टी का पैकेट होता है वो ले लेता है कि क्या तुम यहाँ पे एक गांव से आके इसकी प्रमोशन करने के लिए आई थी? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम लोग तो बस यही करना ही जानते हो। अब इससे पहले कि मज़ीद लिन के साथ बदतमीज़ी करता, ऊपर से एंट्री हो चुकी थी हमारे हीरो की भी। वो पता नहीं इसके कान में क्या कहते हैं। इसके बाद तो लुई के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। खैर फ़ौरन से ही खामोश हो गया था। खैर अब लूजी तो लिन को लेता हुआ बाहर आ जाता है। ये उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं जिंडू ग्रुप का CEO हूँ, लेकिन उससे पहले कि वो कोई और बात छेड़ देती है। एंड यहाँ पे फायरवर्क्स कोई देखने लगी थी, काफ़ी खुश दिख रही होती है, तो ये भी उसे देखने ही लगा था। बातों ही बातों में उसे बताती है कि इसे टी से कितना ज़्यादा लगा हुआ है, इवन कि ये चाहती है कि टी से काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाए, लेकिन इसके दिमाग में आइडियाज़ तो होते हैं, पैसे नहीं होते कि उस सब का अरेंज मैं कहाँ से करूँ। ये तो उस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि वैसे इसके जो भी आइडियाज़ हैं बहुत ही बेहतर हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं। अब जैसे तैसे करके असिस्टेंट्स का इसके साथ रब्ता हो गया था। अब जो इस प्लेस इसने बताई थी वो फ़ौरन से मिलने के लिए आ जाते हैं। एंड इसे वो कैमरा भी दिखाने लगे थे, हिडन CCTV कैमरा के आपके रूम में किसने फिक्स किया। ये कह देते हैं कि ठीक है, जैसा कि वो चाहते हैं मुझ पे नज़र रखना, तो क्यों ना हम उनको उन्हीं के चाल में ही फंसा दें। देखते हैं कि आगे फिर क्या नतीजा निकलता है। फिर हमें बाईची को दिखाया जाता है जो कि कॉल करके उससे मिलने के लिए ही लुई को बुला रही थी। नेक्स्ट उसे दिखाया जाता है, वो इसे एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि लूजी घूम रहा था लिन के साथ। मिन के इन्हें पता था कि गांव में जाके उसका कुछ और ही कनेक्शन बन चुका है। यहाँ पे दोनों अपने ही उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस मैडम के तो फुल इरादे होते हैं कि वो इनकी कंपनी पर कब्जा जमा ले। इधर फिर से उसे अपना एक काम करने को ही बोलने लगी थी। पापा ने भी रात को लूजी को ही बुलाया ही होता है। एंड देन यहाँ पे उसे यही कह रहे होते हैं कि देखो अब बस चंद दिन ही रह गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो 1 महीने का टाइम लिया है लूजी अपने उस मिशन में सक्सेसफुल हो। उससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो कंपनी संभाले। ऐसे तो मैं ज़िंदगी में कभी होने नहीं दे सकता हूँ। ये यही चाहते हैं कि इनका बेटा ही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसे ही हाइप मिलती रहे और किसी को नहीं। इधर बच्चों और लिन के साथ ही लूजी को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट फूड खाने के लिए आए थे। पहले तो ये नखरे दिखाता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही टेस्ट करता है इसे बहुत ही मज़े का लगता है। इसने तो प्लान बना लिया था कि रात को मैं आप लोगों को मूवी दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट अचानक ही इसे इधर इसके कज़न की कॉल आ जाती है जो कि रात को होने वाली मीटिंग का ही बता रहा था कि तुम्हें हर हाल में पूरे टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। अब क्या इरादे थे इन साहब के वो तो हमें आगे ही मालूम होंगे। अब ये सारी बातें तो लिन ने सुन ली थी। वो कह देती है कि नहीं, आप मीटिंग में जाओ, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप हमारे साथ मूवी देखने के लिए आ जाना, अभी भी काफ़ी सारा टाइम पड़ा हुआ है। ये अब एक्सक्यूज़ करता वो वहाँ से चला जाता है। इधर ही अब हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। इसे तो जल्दी होती है कि बस जल्दी से ये सारा काम ख़त्म हो जाए एंड वो फ़ौरन से उन बच्चों के पास पहुँचे मूवी देखने के लिए। बट यहीं पे एक लड़की ने इसे रास्ते में ही रोक लिया था, खुद के साथ ड्रिंक करने को बोल रही होती है। यहाँ तक मना भी करता है कि मैंने ड्राइविंग करनी है, लेकिन ना, वो मैडम कहाँ पीछे हटने वाली थी। अब उसके बार बार कहने पर उससे जान छुड़ाने के लिए इसे वो ड्रिंक करनी ही पड़ गई थी। बट अचानक ही इसका सर घूमने लग जाता है। इधर ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं कि अभी तक अंकल लूजी आई ही नहीं है। खैर ये तो अब मूवी देखने के लिए चले ही गए थे। इधर इसे चक्कर आ रहे होते हैं। ज़ाहिर है ड्रिंक में तो उसने कुछ मेडिसिन वगैरह मिला ही दी थी। अब यही लड़की इसे अपनी गाड़ी में बिठा के चली जाती है और रास्ते में अचानक ही बाईची की भी उन पे नज़र पड़ गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जेलसी भी हो रही होती है कि इस वक्त लूजी किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब ये काफ़ी सारी कॉल्स मिलाती है ताकि लूजी कॉल उठा ले और उनसे उनके पास पहुंच जाए। बट इन मैडम ने तो उसका फ़ोन ही ऑफ कर दिया था और साथ में इसकी फ़ोटोज़ वगैरह बनाने लगती है, इवन की वीडियो तक बना ली होती है कि इसकी रेपुटेशन देखो मैं कैसे ख़राब करती हूँ। अब हमें तो साफ ही पता चल रहा होता है कि इसके पीछे इसके अंकल एंड इसके कज़न लुई का ही हाथ है। यही तो वो हमेशा करना चाहते थे कि बस इसका स्कैंडल बने और जो प्रोजेक्ट इसे दिया हुआ है चुपचाप ये साइड पे हो जाए। जब तक लूजी की आँख खुलती है तब तक वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी। अब ये फ़ौरन से लिन को कॉल मिलाने लगता है कि पता नहीं वो बच्चों के साथ फिर मूवी देखने के लिए गई थी कि नहीं या मेरा वेट करती रह गई। वो
वो जो कि बच्चों का कंपटीशन होने वाला था उसके लिए साइन करने के लिए आई होती है, उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती और इसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है खुद पे कि मैं इतना निकम्मा कैसे हो सकता हूँ। दूसरी साइड पे हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है, हालांकि वो चैरिटी इवेंट में नहीं गए थे लेकिन फिर भी अपने साथियों को बता रहे होते हैं कि क्या आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे कितनी रौनक लगी हुई थी और लड़कियाँ तो इतनी हसीन थीं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। खैर जिस तरह से कि उनका इवेंट हुआ था कि हमें प्रमोशन मिल ही जाएगी तो सारे उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया। हालांकि मिस्टर ली ने थोड़ी ना किया था, वो तो लूजी ने किया था। अचानक ही इनकी नज़र एक न्यूज़ पे पड़ती है। जाहिर सी बात है जैसा कि अंकल और लुई चाहते थे लूजी का कज़न कि उसका स्कैंडल बने, बिल्कुल वैसे ही बन चुका था और इनको भी मालूम हो चुका होता है कि जो लूजी था यहाँ पे एक्टर बन के आया था, एक्चुअली में उसका ताल्लुक तो जिंडू ग्रुप से है। मिस्टर ली फ़ौरन से ही लिन को कॉल मिलाते हैं एंड उसे सारी बात का बताने लगे थे कि क्या तुमने न्यूज़ देखी है और हाँ जितना हो सकता है उस मिस्टर लूजी से दूर ही रहना। क्या तुम्हें मालूम है कि वो जिंडू ग्रुप से बिलोंग करता है। बाकी जो कि उसके रूमर्स फैल गए थे उसके अगेंस्ट, ये न्यूज़ तो इसने भी देख ली थी। ये अब अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने लगती है, आके पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है कि हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते। और वो अपोलोजाइज़ करते हुए आ गया था कि मैं जानता हूँ कि मुझे टाइम पे पहुँचना चाहिए था बट मैं नहीं पहुँच पाया। अब जैसे उसे मालूम होता है कि इसे ये पता लग गया है कि वो कौन है और स्पेशली कि इसके स्कैंडल के बारे में, वो उन्हें हर मुमकिन रोकने की कोशिश करता है बट वो तो वहाँ से जा चुकी थी। अंकल भी इसे कॉल करते हैं कि जो कुछ भी तुमने ये हरकत की है उसको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा सारे शेयर होल्डर्स के सामने। और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ अब इनका। ये दोनों ही खुश हो रहे होते हैं बाप बेटा के, जैसा कि हमने चाहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और इन साहब का तो यही होता है कि जैसे ही अब बाईची को मालूम होगा कि कैसे उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, वो कभी भी टाइम नहीं देगी लूजी को, फौरन से ही शेयर्स बाय करने का सोचेगी। और वाकई में यही हाल होता है बाईची का। वो तो अपने असिस्टेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी थी कि वो जो भी लड़की थी उसका पता चलाओ एंड उसे उसकी जॉब से फायर तो ज़रूर करवाना ही पड़ेगा। ये तो जेलिसी के मारे ही इसका बुरा हाल होता है कि कभी भी लूजी के करीब किसी लड़की को नहीं देख सकती थी। फिर हमें दूसरी साइड ही लूजी के पास से एक स्ट्रेंजर को बैठे हुए दिखाया जाता है। अब वो कौन है वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। आजकल जो भी इशू चल रहा होता है उसके हवाले से ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसे गुस्सा इस बात का था, स्कैंडल का नहीं होता कि वो तो बनते ही रहते हैं। कि लिन मुझसे नाराज़ हो गई है इस सब की वजह से और मैं हर हाल में इस मसले को सुलझा के रहूँगा। इधर इस गुंडे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इनके कब्जे में ही होता है कि जब तक कि तुम कंपनसेट नहीं करोगे तब तक तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है कि जैसे तैसे करके मेरी यहाँ से जान छूट ही जाए। लिन तो फिलहाल किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी बच्चों को लेके और रात को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिख रही होती है। अपनी जो कि उसने लूजी के साथ फ़ोटोज़ वगैरह बनाई थी वही देख के इसे तो रोना ही आ रहा होता है कि देखो उसने मुझे धोखा दिया, कैसे किसी और लड़की के साथ था। और इसे इमोशनल होता हुआ देख के इसकी एक छोटी स्टूडेंट यो आती है। उसे तो मालूम ही होता है कि हो ना हो हमारी टीचर को मिस्टर लूजी से लव हो गया। वो इन्हें एक चीज़ देने के लिए आई थी। ये मिस्टर लूजी ने मुझे खुद बोला था कि मैं आपको पकड़ा दूँ, लेकिन फिर मुझे याद ही नहीं रहा। एंड पूछ भी लेती है कि क्या आप मिस्टर लूजी की वजह से ही नाराज़ है ना, कि शायद उनके साथ किसी और लड़की को देख के आपको जेलिसी हो रही होगी, यही बात है क्योंकि आप उसे पसंद करती हैं। ये आगे से कोई रिप्लाई नहीं करती। उसे जाकर सोने को बोलने लगी थी कि कल आप लोगों ने कंपटीशन के लिए जाना है। इधर बाकी सारे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके टुन हो गए थे और ये गुंडा साहब खुद को छुड़ा के वहाँ से भगा ही लेते हैं। और जो कि वो मॉडल लड़की थी जिसका के स्कैंडल बन चुका था लूजी के साथ, उसे तो उसकी जॉब से बाईची ने फायर करवा दिया होता है। एंड नेक्स्ट इसकी यही तैयारी होती है कि जल्द अज जल्दी अब मैं लूजी की कंपनी के शेयर्स बाय करूं और बस उसकी कंपनी में ही अपना डेरा जमा लूं। ये अभी भी कॉल्स कर रहा होता है कि लिन जैसे तैसे करके पिक कर ले, बट वो कहाँ करने वाली होती है। अब जो कि स्कैंडल बना था और स्पेशली कि कोई भी इन्हें उस विलेज वाले प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती। सारे इसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पता नहीं लूजी अब हमारे साथ क्या करता है। अंकल तो कोई और न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे, लेकिन सारे यही बोल रहे होते हैं कि पहले हमारे काफ़ी सारे पैसे एक प्रोजेक्ट पे लग चुके हैं, दूसरा स्टार्ट करेंगे तो
हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह से हमारा गुजारा हो पाएगा। इतने में ऊपर से लूजी की भी एंट्री हो गई थी, जो कि यही कह रहा होता है कि बस मुझे लास्ट 1 हफ्ता तो खैर अभी पड़ा ही हुआ है, थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं ज़रूर सक्सेसफुल होकर रहूँगा जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिला है उसमें। लेकिन यहाँ पे जो इसका कज़न होता है वो भी डीट होता है कि हफ्ता क्यों, 3 दिन का टाइम ले लो, अगर तुम अपने इस काम में नाकाम हुए तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही दे दें, देखना कि कैसे मैं उन गांव वालों को उन ज़मीनों से भगाता हूँ और सारा कुछ हमारा हो ही जाना है, आप लोगों को ही बेनिफिट्स मिलने हैं। इन साहब के इरादे तो कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे होते। अब यहाँ पे तो दूसरे लोगों के पास इसका ये आइडिया मानने के अलावा तो कोई और चॉइस होती ही नहीं है। फिलहाल तो हमारे हीरो को 3 दिन मिल ही चुके होते हैं। याओ जो को बैठा हुआ देख के बाई ची उससे बात करने के लिए आती है, बट जैसे उसकी नज़र ऊपर से पड़ती है कि लिन आ गई है तो वो एक्सक्यूज़ करती हुई चली ही गई थी। ये तो याओ याओ को मना कर रही होती है कि ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते हैं, और जैसे ही पीछे से एंट्री होती है लूजी की, ये याओ याओ को फिर वहाँ से जाने को बोलती है कि आप दूसरे बच्चों के साथ खेलो। वो तो अपने प्रोजेक्ट की बात करने के लिए आया था कि मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला था, लेकिन मैं आपके भले के लिए ही चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है आप मेरे साथ कोऑपरेट कर लें, वरना जो कि मेरा कज़न है वो पता नहीं क्या ही करेगा आप लोगों की उन ज़मीनों को हथियाने के लिए। ये तो फ़ौरन से मना कर देती है कि आपने हमें यूज़ ही किया, और इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाली थी कि हमेशा हमें मुश्किल में ही डालना चाहते हो ना, और क्या। और बस इसी पे गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर इन गुंडे साहब की नज़र 2 लड़कियों की पड़ती है जिनका के फ़ोन इसने चोरी करके अपने बॉस को कॉल मिला ली थी कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, बाकी टाइम वगैरह का डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे मिलना है। अब भी लूजी के दोनों असिस्टेंट्स को भी शहर में ही दिखाया जाता है, जो कि गाँव से अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके थे। इधर जैसे उनकी नज़र पड़ती है लूजी की, जो कि बड़ा ही तैयार श्यार होकर कहीं जा रहा था। एक मोटू को तो लग रहा होता है कि चाहे मानो या ना मानो, जिस तरह की लूई की हरकतें हैं मुझे लगता है कि ये एक गे है। दूसरा नहीं मान रहा होता कि नहीं नहीं है, तो मैं बस गलत फहमी हुई है। वो कह देता है कि चलो ठीक है, आज हम इसे फॉलो करते हैं, देखना ये ज़रूर एक आदमी से मिलने के लिए ही जा रहा होगा। इधर ही अंकल डॉक्टर को कॉल मिलाते हैं और उसे अपना एक काम सर अंजाम देने को ही बोलने लगे थे, जो कि डॉक्टर फ़ौरन से हाँ कह देता है। अब जो कि अब चेयरमैन के तरफ एक नर्स होती है, उसे वहाँ से भगाने के बाद उनकी ड्रिप में इन्होंने कोई इंजेक्शन ही डाल दिया था। अब इंजेक्शन में कोई पॉइजन वगैरह था या क्या था वो तो हमें आगे चल के ही मालूम होगा। इधर ये अपने पापा के पास ही बैठा होता है। अब जैसे उन्हें होश आता है वो इससे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि कह देता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा ही उदास दिख रहा था। पापा को समझ आ चुकी होती है कि ज़रूर किसी लड़की का ही मामला होना है, और क्या। वो तो यही कहते हैं कि अपने करियर को एंड लव लाइफ को दोनों को सेपरेट करके सोचो। अब इन्हीं बातों के दौरान ही नर्स भी इसके पापा की ड्रिप चेंज करके जा चुकी होती है। ये तो इधर अपने पापा के काफ़ी ज़्यादा ही भड़क गया था कि आपने कभी भी मेरा बाप बन के नहीं सोचा, हमेशा बस अपने ही इस कंपनी के बारे में ही सोचते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या एम्बिशन है, नहीं आपको तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही गुस्से में जा रहा होता है, अचानक ही पीछे से इसके पापा की हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें अब जल्दी से ऑपरेशन रूम में ही लेके जाया जाता है। इसे टेंशन होने लगी थी, पहले माँ को खो बैठा था, रिन भी नाराज़ थी, अब ऊपर से इसके पापा की ये कंडीशन। यहाँ पे तो बैठे बैठे ये भी रिमेंबर करता है कि कैसे इसकी मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तब भी पापा के पास इनके लिए कोई भी टाइम नहीं था, और अचानक ही उनकी डेथ भी हो गई। पापा फिर भी वहाँ पे नहीं आए, वो किसी मीटिंग में गए हुए थे। ये हमेशा अच्छे अच्छे स्कोर लेके आता था स्कूल में, लेकिन पापा इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देते थे। अब यही सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी इसके पापा का ऑपरेशन हो चुका होता है, लेकिन फ़िलहाल तो वो यही कहते हैं कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। अब अपने पापा की कंडीशन को देखते हुए इसे इतना तो रियलाइज़ हो जाता है कि हो ना हो इसके पीछे मेरे कज़न या अंकल का ही हाथ होना है, और उन दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो असल में मेरा फोकस हटाना चाहते होंगे उस प्रोजेक्ट पे, और क्या बात हो सकती है। इधर इन बच्चों का कंपटीशन हो चुका था, एंड यहाँ पे ये उन्हें यही बता रही होती है कि हम जल्दी अपने विलेज वापस चले जाएंगे। अचानक ये देखती है कि कैसे कितनी सारी कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए हैं लूजी के, लेकिन ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। सोचती है लेकिन करती नहीं है।
इधर इन दोनों की नज़र पड़ती है कि कैसे गुंडे को ये पैसे दे रहा होता है यहाँ पे लूजी का काम तमाम करने के लिए, कि अब की बार तो काम पूरा हो ही जाना चाहिए। ये सब देखते हुए ना टेंशन हो रही होती है। अब मोटू कह देता है कि तुम जाओ, ये जो गुंडा इसको फॉलो करो और मैं लुई को करता हूँ, देखते हैं कि वो किधर जाता है। लुई एक इन्वेस्टर बन के लिन को कॉल मिलाता है। अब उसका नंबर हासिल करना तो इसके बाएं हाथ का खेल था। उसे यही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वो जो किंडरगार्टन स्कूल है गांव में, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और कुछ बात भी करनी है। एड्रेस वगैरह बता देता है कि वहाँ पे पहुँच जाना। नेक्स्ट ही उसे उस एड्रेस पे आके मालूम हो जाता है कि अगला बंदा कोई और नहीं बल्कि जिंडू ग्रुप से ही बिलोंग करता है और इसने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने के लिए जानबूझ के उसे बुलाया था कि मेरी जगह पे जो मेरा कज़न लूजी है उसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो सारी चीज़ें आपकी उल्टा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और मैं आराम से आपके सामने प्रपोजल पेश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस पर साइन कर दो। ऑब्वियसली सी बात है, इसने कौन से करने थे। अभी सोच ही रही होती है इसने जो कि उसे ड्रिंक पिलाई थी उसमें कुछ था जिसकी वजह से कि लिन को चक्कर आने लगते हैं और वो यहीं पे बेहोश हो जाती है। यही सारा कुछ तो ये साहब चाहते होते हैं। उसने जल्दी से पेपर्स पे इसके साइन वगैरह करवा दिए होते हैं, लेकिन अभी भी वो इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। इसे बेड पे लिटाने के बाद ही इसकी ड्रेस को अनटाई करने लगता है। ऊपर से लूजी की एंट्री हो गई थी। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे जब वो लुई से मिलने के लिए आई थी तो इसे युआन ने देख लिया था, मीन के लूजी के असिस्टेंट ने। वो फौरन से अपने बॉस को कॉल करके बता देता है एंड उसकी नज़र फिर लुई पे भी पड़ गई थी कि कैसे वो भी उसके पीछे पीछे गया है। यही सब कुछ देखते हुए वो फौरन से आ गया था। इसे तो साइड पे ही कर देता है कि खबरदार, आइंदा के बाद अगर मैंने तुम्हें लिन के पास देखा भी सही तो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा कर दूंगा। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो लिन को लेके अपने अपार्टमेंट आ गया था। अब जैसे उसे होश आते देखता है तो रिलीफ फील करता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। इसे अभी भी चक्कर आ रहे होते हैं। वो रेस्ट करने का बोलता है कि मैं कोई काम करके आता हूँ। जुआन को इसने उसका ख्याल रखने का बोल दिया था। अब जैसे ही पार्किंग लॉट वाली साइड पे आता है तो उसी गुंडे ने इस पे अटैक कर दिया होता है कि आज तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसे मारने के ही तो लुई ने इसे पैसे दिए थे, लेकिन अचानक ही जिनकी यहाँ से ये भाग के आया था वो पीछे से आगे से पकड़ लेते हैं। और फिर जैसे उनकी नज़र पड़ती है कि अरे बॉस लूजी आप यहाँ पे, मिंकिस ने आपको पकड़ के रखा हुआ था, आप फिक्र ना करें, हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इसका तो एक ही क्वेश्चन होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा था। ये आगे से बता देते हैं कि लुई ने। जाहिर सी बात है उसकी अच्छे से पिटाई जो इन्होंने कर दी थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ शेयर होल्डर्स को अपनी साइड पे कर लिया था, इवन के उनको भी, मिस्टर माँ को भी, जो कि इसके डैड के पास ही अक्सर होते थे यार। उसे मिस्टर लुई ने खरीदने की कोशिश की थी, वो अब इसके साइड पे ही हो गया होता है। ऐसा ऐसा कुछ क्लाइंट्स वगैरह को इसने अपनी साइड पे कर ही लिया होता है। इसके इरादे तो यही लग रहे होते हैं कि मैं अपनी अलग से कोई कंपनी बनाऊंगा। इधर जैसे ही मिस्टर को मालूम होता है कि इनके प्रोजेक्ट्स को फेल हो रहे हैं, इनके कोई भी काम जो कि ढंग का नहीं चल रहा है, इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग का अरेंज करता है। इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर को जहाँ पे चल तो चल क्या रहा है। मतलब जिस भी काम में या प्रोजेक्ट हमें चाहिए होता है उसमें नुकसान ही हो रहा है। अब भी इसने जुआन और पेंग दोनों को ही बोल दिया था कि लिन और बच्चों को गांव छोड़ने के लिए जाओगे। रास्ते में ही पेंग इसे बता रहा होता है कि कैसे वो जो लड़की थी वो फ्रॉड थी, उसने जानबूझ के ही लूजी पे इल्जाम लगाया था, उसे फंसाने की कोशिश की थी। अदरवाइज उसका उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। पेंग जानता है कि लिन भी उसे पसंद करती है, इसके दिल में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और वो भी उसकी बात मान लेती है। इन साहिबा को दिखाया जाता है बाई जी, जो उसने के मैसेज कर दिया था उससे मिलने आने के लिए, उसने लूजी को बुला लिया होता है। वो भी पहुंच जाया था कि हाँ बताओ क्या बात है। जिस तरीके से कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसने उसे बिज़नेस समझाने की कोशिश की थी, एक तरह से वो इसकी फ्रेंड थी। ये वो वाली चाल बिल्कुल इसी पे ही आजमा रही होती है और इस बात का अंदाज़ा तो बहुत ही अच्छे से लूजी को था ही सही। अब ये ड्रिंक कर रही थी, वो मना करता है कि इतनी ज़्यादा ड्रिंक ना करो, तो वो कह रही होती है कि लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरी फ़िक्र है। वो कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट ये चाहता हूँ कि तुम अगर लिन के पीछे पड़ी हुई हो तो उसका पीछा छोड़ दो। इसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये लिन से कितना ज़्यादा लव करता है। मीन के इसके दिल में
कभी भी मुझे लेके कुछ था ही नहीं। वो अब एक ड्राइवर को बुला के इसे घर छोड़ने का बोल के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ही हमें लुई को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों को लेके गांव पहुंच गया था और गांव वालों से बोल रहा होता है कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे। अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेशन कर ली तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इधर ही लिन जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, मिस्टर ली फौरन से आके बता देते हैं कि कैसे गांव में जिंटू ग्रुप के ही कोई आदमी आए हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीनें उनको दे दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये भी फौरन से वहाँ पे जाने ही लगी थी। ये सारे बातें कर रहे होते हैं कि क्या हमें अपनी ज़मीनें इनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये फौरन से आगे से लिन का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देता है कि ये देखो आपकी ही वो गाँव से ताल्लुक़ रखती है ना लड़की लिन, उसने पहले ही साइन कर दिया, तो आप लोग क्यों हेजिटेट हो रहे हैं। इवन के जो पहले साइन करेगा उसे तो मैं काफ़ी सारे पैसे भी दूंगा, इसी लालच में कुछ गांव वाले ने तो साइन कर भी दिए होते हैं। और तभी ऊपर से लीना आके मना करती है कि ये सारा फ्रॉड है, मैंने कोई भी साइन नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मैंने किए हैं, ये आपसे झूठ बोल रहा है और कोई बात नहीं है, जानबूझ के ही ऐसा कर रहा है। ये चाहता है कि हम अपनी ज़मीनें इनको दे दें, जो कि ऐसा हो नहीं सकता है। सो इस तरह से पूरे गाँव वालों ने मिल के लुई को और उसके आदमियों को वहां से भगा ही दिया था। इधर ही हमें दिखाया जाता है कि जुआन एक्चुअली में बाइची के यहाँ ही काम करता है और वो उसे जो भी काम करने को बोलती है वो कर देता है। इसी के थ्रू ही उसे पता लगा था कि लू जी कितना ज़्यादा लिन से लव करता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है मिस्टर को कि अगर तुम चाहती हो कि हमारी कंपनी में शेयर्स तुम्हारे नाम हो तो उसके लिए उनका शेयरमैन तो बनाना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे शेयर्स जो खरीदने हैं तो वो भी मान जाती है कि चलो ठीक है, और दोनों ही आपस में डील कर लेते हैं। इससे मिलने के लिए एक स्ट्रेंजर आता है। अभी फ़िलहाल उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई कि वो कौन है। वो यही बताने लगा था कि वो जो लड़की थी मॉडल, उसने आपको सू कर दिया, यही कि आपने उसे केस में फंसाया है एंड वो काफ़ी सारी मनी चाहती है कंपनसेशन के तौर पे, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। इसे काफ़ी टेंशन हो रही होती है कि ये जो अभी अभी लुई ने आके किया है, क्या मैं इस बारे में लुई को बताऊं कि ना बताऊं। और फिर फ़ौरन से उसे कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। लुई कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में ही अब जे लुई से बात करने के लिए पहुंच जाता है कि देखो गांव वालों से और स्पेशली कि लिन से तुम दूर रहो, वरना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अच्छा खासा वार्न करता हुआ वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे इस बात का अंदाजा इसे अच्छे से हो गया था कि मैं कब से इसकी वीकनेस को तलाश कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वो लड़की लिन ही है। नेक्स्ट सीन में ही इसने जुआन को मिलने के लिए बुलाया होता है एंड यहाँ पे उससे बात कर लेता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारी इन्फॉर्मेशन बाईची को भी जाके देते हो, इसके पीछे का क्या सीक्रेट है, क्या मुझे बताना पसंद करोगे। तो वो कह देता है कि हाँ, मुझे कुछ अरसे ही हुआ था कि जब मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन की थी तब अचानक ही मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल में कोइंसिडेंटली मेरी बाईची से मुलाकात हो गई थी। उसने मुझे यही बोला था कि अगर मैं उसके लिए काम करूंगी तो वो मेरी मॉम के एक्सपेंसेस, जो भी मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए पैसे देगी। इवन कि उसने मुझे पैसे दे भी दिए थे। अब यहाँ पे इसे तो पता ही होता है कि इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये एक काम का बंदा हो सकता है। अब ये जो कि चोरी चोरी एक कंपनी चला रहा था उसमें कहता है कि वो वाला प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम और पेंग दोनों ही मिलके हैंडल करो। ये सारी बातें पेंग ने भी सुन ली होती हैं। अब ये तीनों ही यही कहते हैं कि ये सीक्रेट हमारे बीच में ही रहेगा और हमने आहिस्ता आहिस्ता ही सबको बताना है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इधर गुंडों ने तो इन साहब की अच्छे से पिटाई कर दी होती है। इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी, इसके सर पे इतनी सारी चोटें लग गई थी कि इसे कुछ भी याद नहीं होता है कि ये तो लुई का बंदा है। अब ये सीधा गांव जाने का ही डिसाइड करता है, इसके अलावा तो इसके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है। ये अचानक जैसे ही एक रेस्टोरेंट में आता है वहाँ पे एक कपल को देखता है जो कि शायद कोई टी वगैरह पीने के लिए आए थे। आगे से नहीं मिलती तो वहाँ से चले जाते हैं और ये देख के इसे एक आइडिया आता है। इसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ लिन की बातें ही चल रही थी कि कैसे उसने यही कहा था कि मैं काफ़ी सारी फ्रूट ट्रीज़, हर्बल टीज़, ये सारा कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन बस मेरे पास सरमाया नहीं है। और उसकी यही सारी बातें सोच के इसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना जो कि उसका ड्रीम है उसे मैं पूरा कर दूं। फ़ौरन से ही अपने असिस्टेंट को कॉल मिला के अपना एक काम करने को ही बोलने लगा था। नेक्स्ट सीन में ही अब हमें दिखाया जाता है लुई के पापा को, जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देख रहे थे लिन का, जो कि बच्चों को कंपटीशन के लिए शहर में लेके आई थी। उसके दिल में जो भी अपने गाँव के लिए प्यार था और अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों से कितना ज़्यादा लगाव था,
ये सब कुछ देखते हुए ग्रैंडपा को थोड़ा बहुत होने लगता है कि नहीं, हमें इनकी ज़मीनों को ख़राब नहीं करना चाहिए। ऊपर से ही लूजी इनके लिए खाना लेके आया होता। पापा को खुशी होती है कि कैसे मेरे बेटे अब मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। पापा तो यही बोलने लगे थे कि वैसे अगर तुम उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लूजी कह देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट गलत नहीं है, लेकिन आगे से हम डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। क्यों ना हम उन विलेजर्स के टी गार्डन को प्रमोट करें, उन्हें सक्सेसफुल बनाएं। ये भी आइडिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर था जो कि पापा को पसंद आता है। वो तो हर हाल में अपने बेटे को सपोर्ट करने वाले थे। अब यहाँ पे तो ये भी कह देते हैं कि आप टेंशन मत लेना अपनी कंपनी को, मैं उसे भी प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे इन बाप बेटे का प्यार देख के तो थोड़ा सा इमोशनल सीन ही हो जाता है। पापा रिमेम्बर करते हैं जब ये कॉलेज से वापस आया था, अपने पापा का वेट करते करते सो गया था क्योंकि आज इसकी बर्थडे थी और ये अपनी बर्थडे पापा के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। पापा को थोड़ी बहुत गिल्ट तो था कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन वो बड़े प्यार से अपने बेटे की केयर करते हैं। यहाँ पे हमें इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसे लगता था कि इसके पापा इसे लव नहीं करते थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैसे अपने प्रोजेक्ट पे तो लूजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो दिन रात मेहनत करता है कि किस तरह से हमने इस सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है, और स्पेशली के उन जो कि जिंटू ग्रुप है उसको पता भी नहीं चलने देना, इसके अंकल एंड इसके कज़न को कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। बाकी उनके जो छोटे छोटे से क्लाइंट्स थे, इसने उनको भी अपने यहाँ काम करवाने के लिए मनाने का डिसाइड कर ही लिया होता है। इधर यहाँ हमें गांव वालों को दिखाया जाता है जिन्हें थोड़ी बहुत टेंशन तो होती ही है कि जिन्होंने भी प्रोजेक्ट पे साइन किए थे कहीं जिंटू ग्रुप आके हमसे वो ज़मीनें ही ना ले ले। बाकी कुछ गाँव के लोगों के पास आके इनकी टीज वगैरह को जो बाय किया था, ये काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि इस तरह से तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारी टी तो काफ़ी महंगे पैसों में बिक रही है। इधर थोड़ी बहुत इसे टेंशन भी होती है कि अगर इन ज़मीनों पे जिंटू ग्रुप ने कब्जा कर लिया तो हमारा क्या बनेगा। अब जो कि नेक्स्ट ये काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, ये लिन को भी बुलाते हैं कि टेस्ट करो क्या ये जैसे कि टी है आपके गार्डन की वैसे सा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके पास अपने पापा के कुछ रोस्टेड टी लीव्स होते हैं, ये उनको दिखाती है कि ये देखिए अगर आप इस जैसा टेस्ट क्रिएट कर पाए तो आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होगे। जो कि इन्हें नामुमकिन ही लग रहा था कि गांव में ऐसी रोस्टेड टी तो कोई बनाता ही नहीं है, तो हम कैसे कामयाब होंगे। बहरहाल ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाला था कि ना ही आप परेशान हो, मैं ज़रूर उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा जो कि ये बनाता होगा। इसके पास तो अपने पापा के कोई नोट्स वगैरह भी नहीं होते हैं कि वरना के हमारी उसमें हेल्प हो जाती। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिंटू ग्रुप अपने साथ ही बिल्डोजर लेके इनके ही टी गार्डन्स को तबाह करने के लिए पहुंच आया था। अब गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सारा शोर शराबा तो इस गुंडे ने भी सुन लिया था। इसे टेंशन हो रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है, अभी जाके देखता हूँ। ये सारी आवाज़ें तो इसने भी सुन ली थी, और जैसे ही बाहर इतनी सारी भगदड़ मची हुई देखती है तो फ़ौरन से लूजी को कॉल्स मिलाने लगी थी, लेकिन आगे से उसका नंबर मिल ही नहीं रहा होता। बस जिस बात का गांव वालों को डर था वही होता है। ये साहब तो उनके ऊपर जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए थे वो लेके आ चुके होते हैं कि अब हमें क्यों रोक रहे हैं, चाहे पुलिस को बुलाएं चाहे जो करें। जो कुछ के अब हमारा हो चुका है वो आप लोगों को कभी नहीं मिलने वाला। ये सारे कह रहे होते हैं कि नहीं वो हमसे माना कि गलती हो गई थी, लेकिन हम अपनी ज़मीनें बिल्कुल भी आपको नहीं देने वाले हैं। ऊपर से लिन भी इन्हें मना करती हुई आ जाती है, इससे पहले कि ये एक ग्रैंडमा को मारने की कोशिश करते आगे से वो आ चुकी थी। इसने तो यहाँ पे अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि ऐसे तो ये मानने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े यहाँ पे करो। अचानक ये एक डंडा लिन के सर पे लग जाता है। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम पे लूजी की एंट्री हो गई थी। उसे तो लिन की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है कि आखिर को यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो इसे लेता हुआ वहां से सीधा ही हॉस्पिटल पहुंच आया होता है। ये तो लिन का ब्लड ग्रुप इसके साथ मैच हो गया था, सो इस वजह से उसे ब्लड देने में से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती। अचानक ही यहाँ पे सर्जरी होनी थी लिन के हार्ट की भी, जो कि कह रहे होते हैं कि उसके रिलेटिव्स हैं तो साइन करने पड़ेंगे। ये कह देते हैं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड क्या साइन कर सकता हूँ, तो वो कह देते हैं कि ठीक है
आप कर सकते हो। ये फ़ौरन से साइन कर देता है। इसे काफ़ी ज़्यादा लिन की टेंशन हो रही थी और रह रह के अपने कज़न पे गुस्सा आ रहा था कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शुक्र है कि उसकी हार्ट सर्जरी बिल्कुल सही सलामत हो गई थी और ये रिलीफ फील करता है कि शुक्र है कि वो सही है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ये गुस्से में आके अपने कज़न पे हाथ ही उठा लेता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अंकल इसे मना कर रहे होते हैं कि देखो बास आ जाओ तुम, ये हमारी अब कंपनी है, तुम नहीं आ सकते हो। ये भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब देखना कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ, बेशक मुझे मना कर लो। अब ये इसे अचानक ही होश आ गया था जैसे ही देखती है कि इसके पास ये सो रहा है, तो जैसे उसके प्यार से सर पे हाथ फेरने लगी थी तो लूजी की आंख खुल गई थी। ये उसे देख के कहती है कि सारे लोग कैसे हैं, मैं तो बहुत ही डर गई थी कि आइंदा के बाद कभी भी आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी। शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, सारे तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहे हैं, एंड ये भी कि जल्द अज जल्द हम गाँव में चले जाएँ। अब इस असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हमने तो काफ़ी ज़्यादा तलाश किया लेकिन हमें उस टी के जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा है जो भी था। इन्होंने इस मसले को हल करना ही था। ये उसे ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में इसे गांव में ही दिखाया जाता है। रह रह के सारे बंदों से पूछ रहा था कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो कि रोस्टेड टी बनाता है, कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन सारे ही कह रहे होते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, कोई भी नहीं बनाता। मिस्टर ली के पास भी पहुंचा ही होता है। मिस्टर ली खुद कहते हैं कि चलो कुछ टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं से तो किसी का पता चल ही जाएगा। अचानक ही वही ग्रैंड माँ आके इसे अपना बेटा कह के बुलाने लगी थी, स्पेशली कि आज वो इसे अपने घर पे भी लेके आ जाती हैं कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए टी लेके आती हूँ। जैसे वैसे टी खाती है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा सा होता है जो कि लिन के ही पापा की टी का था। अब यहाँ पे तो सिवाय इस लेडी के वैसे से टी कोई बनाता ही नहीं था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फौरन से ही आगे लिन को बता देता है कि जिस बंदे को हम कब से तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वही ग्रैंड माँ ही थी। मीन कि अब हमारा काम आसान हो गया। और ये सारी बातें सुन के लिन को भी खुशी हो रही होती है। इसलिए हम अपने बंदों को बुला लिया था कि कैसे ये टी बनती है, हम ये तरीका बिल्कुल वैसा सा यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ग्रैंड माँ बिल्कुल एक्सपर्ट्स की तरह ही इन्हें वो टी वगैरह बना के दिखाती हैं। इनका तो प्रोजेक्ट साइन हो चुका होता है। अब जो कि लिन का टी कंपनी बनाने का ड्रीम था वो हमारे हीरो ने तो उसका ड्रीम पूरा ही कर दिया होता है। और इनकी टी तो पूरे शहर में मशहूर हो चुकी होती है। उसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा सही था कि सारी आवाम ही पसंद कर रही होती है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो या चाहे कोई भी हो, सारे ही उनकी प्रमोशन कर रहे थे। और यही वाली न्यूज़ तो मिस्टर लुई ने भी देख ली थी। फ़ौरन से आके बाईची को बता देता है कि देखा, क्या तुम्हें पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? और किसको हो सकता है? लूजी का। और उसने सीक्रेटली एक कंपनी भी बना ली, हमें मालूम भी नहीं हुआ। अब जिस प्रोजेक्ट पे के जिंडू ग्रुप के साइन होने थे वो प्रोजेक्ट तो हमारे हीरो ने हासिल कर लिया था। और इसी बात कही तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को गुस्सा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या बनेगा। हम तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और हमारी कंपनी तो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तभी ऊपर से बाईची भी आ जाती है। इन्हें सबसे बड़ा धचका तो ये लगता है कि बाईची एक्चुअली में लूजी के लिए ही काम कर रही थी। ऊपर से चेयरमैन भी ठीक होके आ गए थे। अंकल को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारा क्या हो गया। मैंने तो डॉक्टर को बोला भी था कि इन्हें मार देना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने पापा को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के लिए हमारा हीरो था ही ना, वो इन सबको ये भी बता देता है कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे हैं और यहाँ का नेक्स्ट फ्यूचर चेयरमैन बनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुन के तो अब लुई एंड यहाँ पे तो उसके पापा की शक्ल देखने वाली होती है। बाईची तो वो रिकॉर्डिंग भी सबको सुना देती है जिसमें कि ये उसके साथ डील करने के लिए आया था। यही बोल रहा होता है कि अगर मैं कंपनी का चेयरमैन बन गया तो तुम कंपनी के सारे शेयर्स बेशक ले सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस यही है कि अगर तुमने शेयर्स लेने हैं तो मुझे चेयरमैन बना दो। ये सब देख के तो लुई को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसके काले करतूत सबके सामने एक्सपोज जो हो चुके थे। अब फिर हमें मिस्टर मा को ही दिखाया जाता है, वो जो कि पर्सन मास्क लगा के आया करता था, जिसे कि एक दफ़ा लुई ने ख़रीदने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअली में वो सीक्रेटली तो हमारे हीरो के तौर पे ही काम कर रहा था। और इसके पापा को तो धचका तब लगता है जब उन्हें मालूम होता है कि उनका बेटा गे है। वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा करने लगे थे। लुई भी कह देता है कि देखें, आपने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं किया, हमेशा लूजी मेरे कज़न से कंपेयर करते रहे, कभी भी मुझे अप्रिशिएट किया। मेरा जो दिल करना था मैंने वही करना था ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इसके पापा को भी गिल्ट होने लगता है कि वाकई में इन्होंने अपने बेटे की कभी भी केयर नहीं किया। अभी इन बाप बेटे का झगड़ा जारी ही होता है कि ऊपर से पुलिस
कुछ नोटिस लेके आ जाती है कि आप लोगों ने कंपनी में जो भी एम्बेजलमेंट वगैरह की है उस केस में आप दोनों को ही पकड़ा जा रहा है। ये सब कुछ सुन के तो यहाँ पे ये दोनों ही टूट चुके थे। इवन के लुई तो इमोशनल ही हो जाता है कि इन्होंने क्या सोचा था कि कंपनी पे अपना कब्जा जमाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी कंपनी को तो दोनों असिस्टेंट हैंडल कर रहे होते हैं और इनके प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। और ये अपने पापा से बोल रहा होता है कि फ़िलहाल तो मैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए कहीं जाना चाहता हूँ। अब इसने अपने प्यार को ढूंढ लिया था, इस बात का अंदाज़ा तो इसके पापा को होता ही है और वो इसके लिए काफ़ी खुश होते हैं। और लाइफ में पहली दफ़ा जब यहाँ पे वो अपने डैड को डैड कह के बुलाता है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उन्हें ऐसे मानो कि जैसे अपने बेटे को पा ही लिया हो। इधर जो कि वो गुंडा था जिसकी याददाश्त तो चली गई थी, वो ग्रैंडमा का बेटा बन गया होता है और वो बहुत ही हैप्पी होती हैं कि कोई तो है मेरा ख्याल रखने के लिए। चलो इसे भी एक फैमिली मिल ही गई, इसकी याददाश्त क्या गई, ये तो अच्छा ही पर्सन बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें फिर लूजी को दिखाया जाता है जो कि स्पेशली गांव में लिन को प्रपोज करने के लिए आ गया था कि जहाँ पे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था वहीं पे मैं अपने दिल की बात तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी लाइफ का पार्टनर बनोगी। ऑब्वियसली सी बात है, लिन की तो हाँ ही होती है, वो भी तो लूजी को पसंद करती है। और बस इनके इन्हीं इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।